जय हिंद दोस्तों। आईएएस की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द कॉपर रिजर्व्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज? ए ऑप्शन विंध्या रेंज, बी ऑप्शन सतपुड़ा रेंज, पूर्वांचल रेंज और अरावली रेंज। सो कॉपर रिजर्व पूछ रहा है कि इंडिया में कहाँ पे अधिकतर पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, दैट इज अरावली रेंज। जो मेजॉरिटी ऑफ कॉपर रिजर्व हैं वो आपके अरावली रेंज में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर रिजर्व्स की हम बात करें तो सबसे अधिकतर आपके राजस्थान में, उसके बाद झारखंड में, देन मध्य प्रदेश, इन 3 क्षेत्रों में मुख्यतः आपके कॉपर रिजर्व पाए जाते हैं। उसके बाद जो और रीजन्स हैं हमारे कॉपर रिजर्व वाले, वो हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली रेंज जो है आपकी, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन से आपकी बनी हुई है। और अरावली के अलावा अगर हम पूरे विश्व में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो आपके अपलेशियन नॉर्थ अमेरिका में, यूराल पर्वत और माउंटेन्स ऑफ स्कैंडिनेविया एंड आयरलैंड के आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन आते हैं। अरावली का जो फॉर्मेशन है वो आपका प्री कैम्ब्रियन एरिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। Which of the following state is the largest producer of rice in India? A ऑप्शन उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब और हरियाणा। तो करेक्ट आंसर है इसका वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल रीजन है जो है आपका, वो इंडिया में लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है और दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। वेस्ट बंगाल आपका प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है और एरिया अंडर कल्टीवेशन में भी आपका पहले स्थान पे है वेस्ट बंगाल। ठीक है। वेस्ट बंगाल अगर हम राइस प्रोडक्शन की इंडिया में बात करें तो आप देख पाएंगे कि जो मेजर एरिया है वो आपका डार्क ग्रीन एरिया से शो किया, डार्क ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, और जो अदर एरिया है वो आपका लाइटर ग्रीन के एरिया से शो किया हुआ है। तो आप जैसे देख सकते हैं पूरा ये रीजन, वेस्ट बंगाल का रीजन आपका मेजर राइस प्रोडक्शन एरिया के अंडर आ रहा है। ठीक है। वेस्ट बंगाल का आपको राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, कमांड एरिया डेवलपमेंट, rural road and marketing, supply of agriculture credit. We have to identify the correct statement. 2 and 3 only, 1 2 3 and 5 only, 2 3 and 5 only, all of the above. So आपके जो मेजर कंपोनेंट है वो है ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के वन ऑफ दी मेजर कंपोनेंट्स हैं। टोटल इसमें 12 कंपोनेंट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो ये कंप्लीट लिस्ट है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं और ये सभी जो ऑप्शंस हैं वो आपके हमारे गिवन ऑप्शंस में अवेलेबल थे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया द पीरियड आफ्टर 1951 is marked by high fertility and steep fall in the mortality rate. B. Second, period between 1981 and 2001 is the period of population explosion. Third, population growth in India is not in consonance with the theory of demographic transition. We have to identify the correct statement. 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1 2 and 3 only. तो करेक्ट आंसर है आपका 1 only। ठीक है। जो आफ्टर 1951 के बाद इंडिया में हाई फर्टिलिटी और स्टीप फॉल इन मोर्टेलिटी रेट देखा गया था, और जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का दौर था वो आपका 1981 एंड 2001 के बीच में नहीं था, 1951 और 1981 के बीच में आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन माना जाता है। और थर्ड ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया जो है वो आपकी सिमिलर लाइन पे है जो आपकी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग जो बताती है। तो ये थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है कि
आपका हाई डेथ रेट है एंड हाई बर्थ रेट है, तो इससे क्या होगा, आपका लो ग्रोथ रेट होगा। ठीक है, अगर मृत्यु दर अधिक होगी और बर्थ रेट भी आपकी हाई होगी तो लो ग्रोथ रेट माना जाता है। सेकंड स्टेज क्या कहती है कि डेथ रेट में भी गिरावट देखी गई है, परंतु जो बर्थ रेट है वो कंटिन्यू टू बी हाई है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वेरी हाई ग्रोथ रेट रिजल्ट करेगा इससे। स्टेज 3 क्या कहता है कि आपकी जो है बर्थ रेट में भी डिक्लाइन देखने को रैपिड डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और डेथ रेट में भी रैपिड डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, ग्रोथ रेट जो हाई चल रही थी आपकी वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। और स्टेज 4 कहता है कि लो डेथ रेट है एंड बर्थ रेट भी लो है, तो ये क्या दर्शाती है लो ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस हैं आपके थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, नेचुरल गैस, मैंगनीज एंड लेड आर फाउंड इन द सी बेड्स in the Indian Oceans. Second, northwestern resource belt of India has a huge potential for the mining of non-ferrous metal like copper and zinc. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो करेक्ट आंसर है आपका बोथ वन एंड टू। ठीक है, तो सी बेड्स की यहाँ पे बात हो रही है इंडियन ओशियन में, तो ये सब जो मिनरल्स हैं, नेचुरल गैस, मैंगनीज, लेड, ये सभी मिनरल्स आपके इंडियन ओशियन सी बेड में पाए जाते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो जो आपका सी बेड होता है उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस, यूरेनियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, लेड, इस प्रकार के मिनरल की होने की संभावना रहती है। और इसमें एक और मेजर कंपोनेंट रहता है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को हम मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कमर्शियली वायबल मटेरियल्स आपके होते हैं जैसे कि निकल, कॉपर, कोबाल्ट एक्सेट्रा। और इन सब का जो रेगुलेशन है वो आपका इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी करती है, जो कि एक यूएन की बॉडी है। नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट की हम बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट का विस्तार हमें अरावली जो कि राजस्थान में और गुजरात के एडजॉइनिंग पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है। ये बहुत ही आपकी डेवलपिंग बेल्ट है और ये बहुत ही प्रोडक्टिव रीजन बनती जा रही है। इसमें हमें वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स मिलते हैं जैसे नॉन फेरस मेटल आपके यूरेनियम, मीका, स्टेलाइट, बेरिलियम एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम कुछ C4 के रिलीफ फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपकी कॉन्टिनेंट क्रस्ट है और ये आपकी ओशियनिक क्रस्ट है। इसके बीच में आपके कुछ रिलीफ फीचर हमें देखने को मिलते हैं, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका बहुत ही जेंटल स्लोप होती है, जो आपका 1 से लेकर 3 डिग्री के बीच में इसकी स्लोप मानी जाती है। और इसके बाद जो है सेकंड आती है आपकी कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो जैसे कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपकी बहुत ही जेंटल स्लोप थी, ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होती है ये आपकी स्टीप स्लोप होती है, और ये 5 डिग्री जो इंक्लिनेशन होता है इसका 5 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका थर्ड रिलीफ फीचर है आपका राइज। तो ये भी बहुत जेंटल आपकी इसकी स्लोप होती है। ठीक है, और राइज, कॉन्टिनेंटल राइज आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच में एक ट्रांजिशन जोन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट फीचर आता है एबिसियल प्लेन। एबिसियल प्लेन आपका ऑलमोस्ट फ्लैट होता है, क्योंकि सबसे पहले जो रिवर्स जो भी है एस्चुरीज वगैरह लेके आएंगी वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में रहती हैं, उसके बाद स्लोप, राइज और फाइनली वो सेडिमेंट्स जो हैं बहुत ही फाइन पार्टिकल में एबिसियल प्लेन में पहुंचते हैं। तो ये आपका बहुत ही फ्लैट रहता है। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल मार्जिन में आपके ये सब फीचर्स आते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, उसके बाद ओशियनिक बेसिन फ्लोर, एबिसियल प्लेन को हम लोग कहते हैं। फिर आपका मिड ओशियनिक रीजेस, या आपको अगर हमारी मिड ओशियनिक रीजेस कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे आपकी बाउंड्रीज जो हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री है। जैसे आपका एग्जांपल है अटलांटिक मिड ओशियनिक रीजेस। ठीक है, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री जब दोनों प्लेट डाइवर्जेंट होती है तो अर्थ में कन्वेक्शन शेल्फ में जो अंदर लावा
मैग्मा एंड लावा आपका फॉर्म हो रहा होता है वो बाहर आता है और मिड ओशेनिक रिजेस दोनों तरफ बनाता है, ठीक है। और अगर आपकी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट या ओशेनिक प्लेट अगर आपकी कन्वर्ज हो रही हैं तो आपके ट्रेंचेस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैरियाना ट्रेंच, मिंडाना ट्रेंच, आप वेरियस जो आपकी ट्रेंचेस हैं तो बहुत ही डीप ट्रेंचेस आपकी बनती है अगर प्लेट, दोनों प्लेट जो आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट क्या होता है, जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट और अगर ओशेनिक प्लेट है आपकी तो ओशेनिक प्लेट की डेंसिटी आपकी ज़्यादा होती है और ओशेनिक प्लेट आपकी सबडक्ट हो जाती है किसके नीचे, कॉन्टिनेंटल प्लेट की, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो ज़्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म होती हैं आपकी। तो ये हमने कुछ जाना सी फ्लोर के रिलीफ फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन आर हाईली सूटेबल फॉर growing of cotton. Second, black soil is the most suitable soil for the cultivation of cotton. Third statement, production of cotton is the largest in the state of Maharashtra. We have to identify the correct statement. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. So correct answer for this question would be 1 and 2 only. ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है आपका लार्जेस्ट स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट है गुजरात के बाद, इसीलिए आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अगर हम कॉटन के बारे में कुछ जानें तो कॉटन आपकी बेसिकली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपकी एक रीजन की आपकी फसल है, ठीक है। इसको जो टेम्परेचर रेंजेस है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसके टेम्परेचर रेंज रहता है। और जो समुद्री हवाएं हैं वो इसके खिलने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसके फाइबर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फ्रॉस्ट जो है यानी पाला जो है इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और जो बारिश इसको चाहिए होती है वो 50 to 75 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए होती है, परंतु 85 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन था, क्लाइमेट आपका ह्यूमिड क्लाइमेट आपका सूटेबल होता है प्रोडक्शन ऑफ कॉटन के लिए, ठीक है। और कॉटन जो है आपकी मेनली ब्लैक सॉइल में आपकी अधिकतर पाई जाती है, ऑल्दो एलुवियल सॉइल में भी इस फसल को उपजाया जा सकता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, गुजरात लीडिंग स्टेट है फॉलोड बाय महाराष्ट्र। कॉटन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें इंडिया में तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो गुजरात एंड महाराष्ट्र रीजन बेल्ट वाला जो रीजन है ये आपका मेजर कॉटन प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? A, first option West Bengal, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala. We have to identify the correct answer. 1, 3 and 4, 2 and 3, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4. तो करेक्ट आंसर वुड बी 2 and 3 ओनली, क्योंकि जो आपका ईस्टर्न घाट्स हैं वो आपके इन रीजन्स में आपके फैले हुए हैं, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म आर नॉट वॉल्केनिक? अरावली रेंज, डेक्कन ट्रैप, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। We have to identify the correct statement. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 and 4 only, 1 and 4 only. So the correct answer would be 1 and 4 only, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करने थे कि कौन से रीज़न आपके वॉल्केनिक नहीं हैं। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि अरावली आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। और लक्षद्वीप जो है आपकी कोरल रीफ से बने हैं, ना कि आपकी वॉल्केनिक इरप्शंस से। तो यहाँ पे गिवन है आपका डेक्कन ट्रैप आपका क्रिटेशियस पीरियड से बिलोंग करते हैं, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के रिजल्ट हैं। वैसे ही सिमिलरली बे ऑफ बंगाल में मोस्ट ऑफ द आइलैंड आपकी वॉल्केनिक इन नेचर हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी आपका वॉल्केनिक इन नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? गोल्डन टेम्पल, वेस्टर्न घाट, कंचनजंगा नेशनल पार्क या हुमायूंस टॉम्ब। तो कौन सा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल आपका यूनेस्को की जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है उसमें आपका अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया।
वेस्टर्न घाट्स आपका नेचुरल लिस्ट में इंक्लूड है, कंचनजंगा आपका मिक्स्ड में, और हुमायूं स्टोम आपका कल्चरल लिस्ट में इंक्लूडेड है। इंडिया के जो हैं टोटल 38 साइट्स आपकी यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, जो कि 3 लिस्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट 30 साइट्स आपकी कल्चरल सांस्कृतिक के अंडर डिवाइडेड हैं, ये लिस्ट गिवन है आपको, 15 ये हैं और नेक्स्ट 15 ये हैं। 7 आपकी नेचुरल साइट्स के अंडर लिस्टेड हैं, ठीक है, तो 37 हो गए, एंड 1 आपकी मिक्स साइट के अंडर लिस्टेड है जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है। तो टोटल 38 साइट इंडिया की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। विद रेफरेंस टू हेमीज नेशनल पार्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, it is located in the state of Sikkim. It is known for the high density of snow leopards. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. So correct answer would be two only, क्योंकि जो हेमीज नेशनल पार्क है वो आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर इसको हम हेमीज नेशनल पार्क को हम एक मैप में लोकेट करना चाहें, तो ऑल्दो ये जम्मू एंड कश्मीर का पुराना मैप है, सो आप देख सकते हैं कि हेमीज नेशनल पार्क 3rd नंबर पे है, और ये रहा आपका हेमीज नेशनल पार्क। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।